Hi everyone. Let us begin the discussion for PIB Press News Analysis for 20 October 2021. आज की डेट में कुछ अप्रोक्सीमेटली 30 प्रेस रिलीजेस हैं जिनमें से इम्पोर्टेंट वंस को हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट प्रेस रिलीजेस बिलोंग्स टू पीएम ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. यहाँ पे सबसे पहले पीएम का इंटरेक्शन हुआ है सीईओज और एक्सपर्ट्स के साथ ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर से. इसका हमने कल डिस्कशन किया था कि पीएम एनुअली जो है 2016 से एनुअली एक डिस्कशन करते हैं दैट इज़ फॉर ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक्सपर्ट्स एंड सीईओ के साथ to improve the sectoral initiative in this field. Then there are two relevant new press releases from Kushinagar, three relevant initiative. So first is Kushinagar में उत्तर प्रदेश में PM has announced, PM was there to attend the Abhidhamma Day event in Kushinagar जो हमने yesterday discuss किया था. So यहाँ पे कुशीनगर में उन्होंने मल्टीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का लॉन्च किया है. सेकंड, कुशीनगर में उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है. थर्ड, अभिधम्म डे का जो इवेंट था वो कहाँ पे था, महापरिनिर्वाण टेम्पल कुशीनगर में, वहाँ पर उस इवेंट को उन्होंने अटेंड किया है. एंड फोर्थ, पीएम ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है जिसका डिस्कशन भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे कल कंप्लीट कर दिया था. सो आज हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे चलेंगे दैट इज कुशीनगर से रिलेटेड. कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण टेम्पल है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डीप में देखेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर. सो कुशीनगर महापरिनिर्वाण टेम्पल की अगर हम बात करें, सो दिस इज द कुशीनगर महापरिनिर्वाण टेम्पल. ये टेम्पल है एंड दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंप्राइज ऑफ टू बिल्डिंग्स. वन इज द मेन श्राइन टेम्पल एंड सेकेंड इज द निर्वाण स्तूपा. अगर हम सबसे पहले टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की रिक्लाइनिंग आइडल है. यहाँ पे 6.10 मीटर लॉन्ग आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा है जो रिक्लाइनिंग पोजीशन में है, जो 80 की पोजीशन बेसिकली मानी जाती है. जब वो डेथ महापरिनिर्वाण को अटेन कर रहे थे तब की उनकी ये पोजीशन मानी जाती है. ये मोनोलिथिक स्टेच्यू है. ये सिंगल पीस ऑफ रेड सैंडस्टोन से बनी है, चुनार के पत्थर. चुनार एक प्लेस का नाम है जहाँ का रेड सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा फेमस है उस टाइम पे. सो ये उस रेड सैंडस्टोन की सिंगल मोनोलिथिक स्टैचू बनी है. राइट साइड की तरफ रिक्लाइंड है, राइट साइड की तरफ रिक्लाइन किया हुआ है इन्होंने फेस अपना, बॉडी अपनी राइट साइड के लिए इसलिए बिकॉज दैट वाज कंसिडर्ड द पोजीशन फॉर महानिर्वाणा. ये वेस्ट के साइड इनका फेस जो है फेसिंग है, इनका जो फेस है ये वेस्ट की डायरेक्शन को फेस करता है विच वॉज कंसिडर्ड द राइट पोजीशन फॉर अटेनिंग निर्वाणा इन बुद्धिज्म. सो इसलिए इन्होंने इसको राइट साइड रिक्लाइन किया है बॉडी को. उसके बाद ये जो पूरा का पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये प्लेटफॉर्म पे, सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है विच इज 2.74 मीटर इन हाइट. ये उसके ऊपर बिल्ट है. एंड ये जो टेम्पल है यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी हुआ है, प्लेटफॉर्म पे एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है दैट सेज कि ये जो पिलर था, ये जो प्लेटफॉर्म था, ये जो टेम्पल था, ये बेसिकली स्वामी हरिवाला ने बनवाया था विच वाज अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा इन 5th सेंचुरी एडी. सो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसके ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे गौतम बुद्ध रिक्लाइन करते हैं, यहाँ पे 3 ह्यूमन फिगरीन्स भी हैं इसके नीचे. एंड ये चुनार के रेड सैंडस्टोन का मोनोलिथिक स्टैच्यू है. अगर हम बात करें इस स्तूपा की तो दिस इज निर्वाण स्तूपा, जहाँ पे बेसिकली माना जाता है कि महापरिनिर्वाण अटेन किया था गौतम बुद्ध ने. ये 2.74 मीटर टॉल स्तूपा है, टॉल प्लेटफॉर्म पे खड़ा है. ये स्तूपा जो है ये ब्रिक्स का बना हुआ है. ये डिस्कवर कब हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था along with the temple in course of excavation carried by General A. Cunningham, who was the first archaeological surveyor of India in 1876. इसको ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर भी उसी सेम ईयर में करा था एक ऑफिसर ने जिनका नाम था ACL कार्लाइल ने. ये मॉन्यूमेंट जो है ये बोला जाता है इट वाज बिल्ट बाय मल्लास. ये बुद्धा के रेलिक्स को हाउस करता है. यहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स जो है काफ़ी सारे यहाँ पे डिपॉजिट हैं इस स्तूपा के अंदर में. एंड इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय एम्परर अशोका. हरिवाला जो थे, जिनका मैंने अभी नाम आपको बताया, स्वामी हरिवाला, हु वाज डिसाइपल ऑफ बुद्धा, ये इस स्तूपा को मथुरा से यहाँ कुशीनगर में लेके आए थे और यहाँ पे इनकी रेलिक्स को उन्होंने डिपॉजिट किया था ड्यूरिंग द राइन ऑफ कुमारगुप्ता. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे एक्सकेवेशन के टाइम पे एक कॉपर वेसल भी मिली है जिसमें बुद्धा की एशेज जो हैं वो डिपॉजिट हैं.
एंड साथ साथ कुछ कॉइन्स भी मिले हैं यहाँ पे विच बिलोंग्स टू द राइन ऑफ कुमार गुप्ता. So these are the two important monuments. This is one a single complex and two monuments, एक महापरिनिर्वाणा टेम्पल एंड एक निर्वाणा स्तूपा. ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है. कुशीनगर में वैसे बहुत सारी और भी साइट्स हैं which are important for the perspective of art and culture. So I would advise you to go on internet and search more about the historical या ancient sites which are located, tourist sites which are located here. हम यहाँ पे एक और टूरिस्ट साइट डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रमाभार स्तूपा. रमाभार स्तूपा बेसिकली यहाँ पे जो है इट इज़ अ स्तूपा जहाँ पे माना जाता है गौतम बुद्ध वॉज cremated at this spot after his death in 483 BC. ये स्तूपा जो है इसको मल्ल किंग्स ने बनाया था who were ruling at this place at over this period. This is another important stupa in this place. And apart from it, there is one more place which is around 22 kilometers near to Kushinagar, that is Pavanagar या Pavapuri. This is important for both Jainism and Buddhism. बुद्धिज्म का माना जाता है कि यहाँ पे उन्होंने एक डिसाइपल ने उनको एक मशरूम मील ऑफर करी थी, उसको यहाँ पे लिया था. एंड गौतम लॉर्ड महावीरा दैट हु बिलोंग्स टू जैनिज्म, माना जाता है कि इनका जो निर्वाणा हुआ था, इनकी जो डेथ और निर्वाणा हुआ था वो इसी प्लेस पे हुई थी, दैट इज पावा नगरी या पावा फुल. सो दिस वाज ऑल अबाउट कुशीनगर. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कुशीनगर से रिलेटेड पीएमओ ऑफिस के क्या क्या रिलीजेस थे. कुशीनगर में मल्टीपल डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा है प्राइम मिनिस्टर ने, और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद यहाँ पे कल एक और रिलीज हुआ है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी, एड्रेस दिया है, वर्चुअल एड्रेस एट द जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच अकर्ड एट केवटिया गुजरात. सीवीसी का काम है, ये विजिलेंस का काम करता है टू कंट्रोल करप्शन इन डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस. एंड सीबीआई का काम है, ये इन्वेस्टिगेशन करता है रिलेटेड टू ऑल केसेस ऑफ करप्शन एंड related to all cases of which have been assigned to it by central government. Then उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक वाल्मीकि जयंती पे सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया है एंड महर्षि वाल्मीकि के सामने उनको रिस्पेक्ट पे की है. महर्षि वाल्मीकि जिनके बारे में सब जानते हैं हम, इन्होंने रामायण लिखी थी. महर्षि वाल्मीकि ये आदि कवि भी बोलते हैं इनको, बिकॉज आदि कवि का मतलब ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडिया. इन्होंने रामायण लिखी थी जिसमें 7 कांड या सेक्शंस और 24,000 श्लोकास है टोटल. इनका बर्थ माना जाता है कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो अश्विन मंथ है उसकी जो पूर्णिमा आती है, फुल मून डे, उस दिन इनका बर्थडे माना जाता है. तो महर्षि वाल्मीकि, इनकी वाल्मीकि जयंती थी कल, उस पर प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन हिज रिस्पेक्ट. देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनका रिलीज देख लेते हैं. इंडिया, यहाँ पे एक प्रेस रिलीज आया है, देयर वाज अ न्यूज सर्कुलेटिंग इन प्रेस कि यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने इंडिया के जितने भी जीएम के राइस एक्सपोर्ट्स थे उनका फूड रिकॉल किया है. इशू वाज यूरोपियन यूनियन से कुछ राइस एक्सपोर्ट हुआ था, प्रोसेस्ड फ्लोर, राइस फ्लोर एंड प्रोसेस्ड राइस, जो कि इंडिया ने ईयू को एक्सपोर्ट किया था. नाउ ये ईयू ने जो एक्सपोर्ट किया था और यूरोपियन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें इरेगुलरिटीज मिली हैं एंड इट हैज बीन फाइंड आउट, इट हैज बीन figured out, it has been pointed out कि इसमें जीएम राइस है, जिसके कारण ईयू ने इस पे एक्शन लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक स्टार्ट की है और ऐसा क्लेम किया है कि इंडिया से ये जीएम राइस आया था. तो इसकी वजह से इंडिया की कंसाइनमेंट को रिटर्न या इंडिया के एक्सपोर्ट को बैन किया जा सकता है. ऐसे इनिशिएटिव भी हो सकते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव होता है तो. सो इससे रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया नॉन जीएमओ राइस ही एक्सपोर्ट करता है बिकॉज द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जीएमओ राइस इज नॉट अलाउड इन इंडिया, इट इज बैंड. जीएम राइस का प्रोडक्शन फील्ड में हम अभी अलाउ नहीं करते हैं. हमारे यहाँ जो जीएम राइस अभी हो रहा है प्रोड्यूस, दैट इज ओनली डन इन सम फील्ड, रेस्ट्रिक्टेड फील्ड, जिनका एक्सपोर्ट या मार्केट में सप्लाई अभी अलाउ नहीं है, दैट इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पसेस बीइंग डन. सो ये रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में जो प्रोडक्शन होता है जीएम राइस का, that is not being allowed to export outside the country. So इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे ये प्रेस रिलीज करके क्लियर किया है एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की बात करी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो हमारे यहाँ जीएफ क्रॉप्स का डेवलपमेंट देखती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट.
जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि जीएम क्रॉप होती क्या है। जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसके अंदर में किसी भी प्लांट में हमको अगर कोई डिजायर्ड ट्रेट चाहिए, डिजायर्ड फीचर चाहिए जो उसमें नहीं है, जो उसको पेस्ट रेजिस्टेंट या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाता है, तो उसके लिए हम एक बैक्टीरियम या कहीं से भी वो जीन डेवलप करते हैं या निकालते हैं। उस जीन को हम एक बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं, और इंट्रोड्यूस करने के बाद उससे जो सीड मिलते हैं उसको हम फील्ड में प्लांट करते हैं, जिससे वो जो प्लांट आते हैं उनमें ये ट्रेट होता है, ये फीचर होता है जो हमको डिजायर्ड है। सो यहाँ पे ये दिस क्रॉप विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग इट्स जीन्स इज कॉल्ड एज जीएम क्रॉप। इंडिया में अभी कौन कौन सी जीएम क्रॉप हो रही है, तो सिंगली कमर्शियल लेवल पे अभी सिर्फ कॉटन का प्रोडक्शन होता है, बीटी कॉटन। That is the only GM modified crop which is produced for commercial purposes, and India is the largest producer of cotton in the world. इसके अलावा और कौन कौन सी क्रॉप है जिनके एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग चल रहे हैं अभी जीएम क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, तो जीएम राइस, इसकी इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी का जीएम प्रोडक्शन करने की बात या टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। देन जीएम कॉटन, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक नई जीएम क्रॉप जीएम कॉटन बनाने की बात की जा रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। देन जीएम मेज, देन बीटी ब्रिंजल, जीएम ब्रिंजल, देन बीटी मेज एक और दूसरी कंपनी बना रही है, बीटी मेज एक थर्ड कंपनी दैट इज सिंगेंटो। ये अलग अलग तीन कंपनीज जो हैं, ये अलग अलग तीन जीएम मेज टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, जिनमें अलग अलग फीचर देखने को मिल सकते हैं। सो इनकी अभी टेस्टिंग चल रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, वेदर दे विल बी अलाउड और नॉट। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिलीज पे। यहाँ पे रक्षा मंत्री ने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे रक्षा मंत्री ने एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। हम इस न्यूज़ को देखें इसके पहले हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 1923 में रेज हुई थी। इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। ये इंजीनियरिंग रिलेटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट देती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इंक्लूडिंग नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसीज हैं इंडिया की। एमईएस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके आर्मी और सिविलियन कंपोनेंट दोनों हैं। दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री buildings या military infrastructure only. It is also involved in civilian construction related to public works. तो ये इंजीनियरिंग एडवाइस भी देती है और एग्जीक्यूट की भी करती है कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स को, प्रोजेक्ट्स को। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए रक्षा मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर ने कल एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल WBPMP लॉन्च किया है। ये किसने बनाया है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, बिसाक जी। ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर में, दिस इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गवर्नेंस पोर्टल। इसके अंदर में MES का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन तक इस पे अपडेट होता रहेगा, उसका स्टेटस, जिसे आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकता है ऑनलाइन। इसके अलावा 9 अदर ई गवर्नेंस एप्लीकेशन भी डेवलप कर रही है अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिससे उसका डिजिटल इंडिया मिशन का प्रोजेक्ट जो है इम्प्रूव होगा, डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो और प्रोसीड होगा। इसमें अलग अलग टाइप के पोर्टल्स एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, दैट इज प्रोजेक्ट अप्रूवल पोर्टल, एडवांस वेपन मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्क्रूटनी स्टेटस एप्लीकेशन, ई मेजरमेंट बुक। इस तरह के कुछ 9 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन जो हैं वो और डेवलप किए जा रहे हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। देन वी मूव ऑन टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज है, दैट इज जो मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ जो हैं डॉक्टर भारती परवीन पवार, इन्होंने फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी को जो है वो एड्रेस किया वर्चुअली। सो यहाँ पे ये फिक्की हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सीलेंस अवार्ड क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज फिक्की? फिक्की इज नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन which is made up of members of trade and industries and businesses across the country, जो इनके वॉइस को, इनके कंसर्न को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। This was established in 1927 and it also has contribution in Indian freedom struggle. So what is that contribution? Please read it in modern history, that is very important. फिक्की का ये फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड है जो 2009 से ये दे रहे हैं एनुअली। इसमें इंडस्ट्री में
जो भी बिजनेसेस हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने पे काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। देन वी कम टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर का नया सेकेंड प्रेस रिलीज, इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 को फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ और 180 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। सो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या है? ये मार्च 2020 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कोविड-19 से जो भी अफेक्टेड पर्सनस हैं, जो पुअर और जो लेबर क्लास या जो भी पीपल जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब जो पॉवर्टी में हैं एंड दे गेट अफेक्टेड बाय डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कोविड-19, उनके लिए उनके सपोर्ट के लिए ये पैकेज लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलीज पैकेज ऑफ ₹1.70 लाख करोड़। इसके अंदर में मेजर्स क्या क्या लिए थे? इंश्योरेंस कवर दिया था हेल्थ वर्कर्स को जो कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं एंड इन द कोर्स ऑफ fighting in the course of taking working in their duty, they or their family members get infected with COVID-19। so उसके लिए उन्होंने 50 लाख पर हेल्थ वर्कर जो है वहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया था। 80 करोड़ पुअर पीपल को 5 kg वीट और राइस और या फिर 1 kg ऑफ प्रेफर्ड पल्सेस फ्री दी जाएगी 1 मंथ के लिए फॉर नेक्स्ट मंथ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये नवंबर 2021 तक चला था। 20 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपीज़ पर मंथ 3 मंथ्स के लिए दिए थे वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स को। मनरेगा वेज इंक्रीज कर दिया था ₹200 टू अ डे फ्रॉम 182 रुपीज़ अ डे, जिससे 13.62 करोड़ फैमिलीज को बेनिफिट मिला। 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन पुअर विडोज और पुअर डिसेबल्ड को एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया था ₹1000 का। पीएम किसान योजना के अंदर में जो अमाउंट दिया जाता है 2000 रुपीज़ एवरी क्वार्टर, वो 2000 रुपीज़ फ्रंट लोड किया था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर से ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड कराए। सो इसका ये वाला जो कंपोनेंट था इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख पर हेल्थ वर्कर, ये कोविड-19 में जो इन्वॉल्व है हेल्थ वर्कर्स उसको ये उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 6 मंथ के लिए। Then we move on to next press release that belongs to Ministry of Information and Broadcasting। यहाँ पे मीडिया रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं 52nd एडिशन ऑफ IFFI, दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये गोवा में होता है होगा और इसमें 300 फिल्म्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड उनको शोकेस किया जाएगा। IFFI के बारे में देख लेते हैं। ये 1952 में स्टार्ट हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया विच इज़ हेल्ड एनुअली करेंटली इन स्टेट ऑफ गोवा। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर सिनेमाज ऑफ द वर्ल्ड and it is conducted jointly by Directorate of Film Festival which works under the Ministry of Information and Broadcasting and the State Government of Goa। ये दोनों कोलेबोरेशन में मिलके ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कंडक्ट करते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट प्रेस रिलीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दो प्रेस रिलीज जो है, ये 3 प्रेस रिलीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर रिलीज हुए हैं सितंबर 2021 के लिए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इन्होंने डस्ट मिटिगेशन मेजर्स लेने के लिए ऑर्डर दिया है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का। एंड EPFO ने 14.81 लाख नेट सब्सक्राइबर ऐड करे हैं अगस्त में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लेबर ब्यूरो जो है CPI के इंडेक्सेस रिलीज करता है, 3 इंडेक्सेस। पहला CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, टोटल 4 CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें ओवर द ईयर एंड ओवर द मंथ प्राइस में चेंजेस जो है वो मेजर किया जाता है अक्रॉस वेरियस कमोडिटीज। सो ये CPI जो है ये 4 लेवल्स पे 4 अलग अलग डोमेन्स में मेजर किया जाता है। पहला CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स, थर्ड CPI रूरल लेबरर्स एंड फोर्थ CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। ये इनके लिए मेजर किया जाता है CPI नेशनल लेवल पे। इनमें से जो 3 है वो लेबर ब्यूरो मेजर करता है, ये 3, और चौथा जो है मिनिस्ट्री दैट इज UNME CPI, दिस इज मेजर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बेस ईयर है 2016, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स का बेस इंडेक्स है 1986-87 और रूरल लेबरर्स का भी सेम है 1986 एंड 87। सेकेंड इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इन्होंने
स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के ऑर्डर दिए हैं डस्ट मिटिगेशन मेजर्स के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो हम ये देख लेते हैं कि CAQM क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सो पहला हम देख लेते हैं नेशनल कैपिटल रीजन जो है, यहाँ की एक प्रॉब्लम थी पहले 2019 के पहले 2020 के पहले। यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज जो थी ये पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स ले रही थी अपने अपने हिसाब से। कौन कौन? CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरा SPCB ऑफ गुड्स ऑफ हरियाणा, यूपी एंड उत्तराखंड एंड दिल्ली। ये चार स्टेट गवर्नमेंट जो है ये SPCB इनके मेजर्स ले रहे थे। एंड थर्ड, सुप्रीम कोर्ट की MC मेहता कमेटी रूलिंग के बाद 1989 के बाद यहाँ दिल्ली की NCR की एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एजेंसी थी, एनवायरनमेंट प्रिवेंशन प्रोटेक्शन कंट्रोल एजेंसी। सो ये एजेंसी भी सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती थी और उससे रिलेटेड डायरेक्शन देती थी। CPCB SPCB अंडर द ओवरऑल कंट्रोल MOAF थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये एजेंसी थी। इतनी सारी एजेंसीज जो हैं ये अपने अपने डायरेक्शंस दे रही थी एयर क्वालिटी या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो वहाँ पे ओवरलैप इन जुरिस्डिक्शन आ रहा था, कन्फ्लिक्ट हो रही थी, टाइमली डिसीजन नहीं हो रहे थे, इनके पास एम्पावरमेंट भी नहीं थी, EPCA के बाद penal प्रोविजन भी नहीं थे, they could not take any action if they find any violation of any kind of pollution measure control management measurement। सो इसको रिप्लेस करने के लिए और एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को खत्म करने के लिए लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया। This is the one of the most powerful air pollution monitoring body set up by center to date। कमीशन जो भी रूलिंग देता है ये इन सब की रूलिंग जो है उनको ओवरराइड करता है। पावर ऑफ कमीशन जो है किसी भी बॉडी को ऑन मैटर ऑफ एयर पोल्यूशन सुपरसीड करता है और कहीं भी अगर कन्फ्लिक्ट आती है तो इसने जो रूलिंग या डिसीजन दिया है या जो भी डायरेक्शन दिया है उसको फॉलो किया जाता है। कमीशन कोई भी commission will have the power to take measure, issue directions and entertain complaints for the purpose of protecting and improving the quality of air in national capital region। So ये आपको CAQM के बारे में याद रखना है। Then the third press release of Labour Ministry of Labour and Employment relates to EPFO, Employee Provident Fund Organization। EPFO जो है ये EPF एक्ट 1952 के अंदर में बनाई गई थी 1951 में। 1951 में अंडर ऑर्डिनेंस बनी थी और उसी ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए एक्ट लाए थे। सो व्हाट इज EPFO? EPFO इज एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी के लिए एक प्रोविडेंट फंड स्कीम चलाई जाती है। ये प्रोविडेंट फंड स्कीम को मैनेज कौन करता है, रन कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को हेड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है इसमें ये ट्राइपर्टाइट बोर्ड है जिसमें तीन जगह के तीन एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है ये डिसीजन लेता है रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड स्कीम। EPFO क्या है फिर? EPFO ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को असिस्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोविडेंट फंड स्कीम। सो ये EPFO के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के रिलीज पे आते हैं। यहाँ पे जो पावर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, दैट इज मिनिस्टर फॉर पावर RK सिंह, उन्होंने एक कॉल मतलब दिया है वर्ल्ड को कि सारी कंट्रीज मिलके एनर्जी एक्सेस को इम्प्रूव करें, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का इम्प्लीमेंटेशन या एडॉप्शन जो है इसको इंक्रीज करें। और उन्होंने ये चीज़ एम्फेसाइज करी कि इंडिया का अपना खुद का टारगेट है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, जिसको इंडिया स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया बाय द ईयर 2030 450 गीगावाट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस या सोलर एनर्जी से जनरेट करेगा। दैट इज 40% टारगेट है। 40% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन इन द कंट्री will be generated by renewable sources and solar energy sources। इसमें से इंडिया की करंट पोजीशन क्या है? आज की डेट में इंडिया 154 गीगावाट ऑफ इट्स एनर्जी इज जनरेटिंग थ्रू सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे।
यहाँ पे गुजरात बेस्ड फार्मर का जो इंडिजिनस नॉलेज है रिगार्डिंग डीलिंग विथ अ डिसीज ऑफ कैटल दैट इज मास्टाइटिस, उसको अब कमर्शियली प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है फॉर द यूज ऑफ पर्पस ऑफ फार्मर्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये मेस्टाइटिस की जो डिसीज है, ये मेस्टाइटिस की डिसीज एक कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है जो कैटल्स को होती है। इससे मिल्क की क्वालिटी में डिग्रेडेशन होता है, मिल्क की क्वालिटी गिर जाती है और मिल्क की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इससे फार्मर्स की इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उनकी इनकम जो है इम्पैक्ट होती है। अब ये जो ट्रीटमेंट होता है अभी करेंटली वो किससे होता है, एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स के ओवर कंजम्पशन इज अ पब्लिक हेल्थ हैजार्ड, इससे एनिमल की हेल्थ भी लॉन्ग टर्म में खराब होती है। और जो मिल्क आ रहा है वो भी एंटीबायोटिक्स में कहीं ना कहीं उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, और ये हमारी हेल्थ को हैजार्ड करता है। सो इसी को सॉल्व करने के लिए गुजरात में फार्मर्स जो हैं कुछ हर्बल फार्मूला यूज करते थे ट्रीट करने के लिए इस मेस्टाइटिस की डिसीज को। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। उन्होंने इसको, ये जो हर्बल फार्मूला है उसको एक जेल में कमर्शियल प्रोडक्ट में डेवलप किया है, एक जेल के कमर्शियल प्रोडक्ट में, जिसको यूज करके जिसको फार्मर्स जो हैं ये मेस्टाइटिस की डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। इस जेल का नाम है मास्टीरेक्ट जेल। ये मास्टरेट जेल को अप्लाई करने के बाद ये डिसीज का ट्रीटमेंट हो सकता है। दिस इज अ हर्बल आयुर्वेदिक फार्मूला। सो ये यूज करने के बाद एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन या एंटीबायोटिक्स नहीं देना पड़ती कैटल को, जिससे एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन भी रिड्यूस होता है और डिसीज का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। So this is an important press release from Ministry of Science and Technology. These were all the press releases from 20 October 2021. I hope it was helpful for you. Thank you so much for watching.